डियर स्टूडेंट्स, BA 6 सेम हिस्ट्री लेसन आपका फोर्थ, वीडियो फोर्थ। हम साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ रहे थे। साम्राज्यवाद में हमने कई बिंदुओं पर जब चर्चा करते हुए हम आए हुए थे अफ्रीका के बंटवारे पर। अफ्रीका में किस किस के जो है उपनिवेश थे, किस किस ने जो है वहाँ पर कब्जा जो है अपना स्थापित किया हुआ था, इस संबंध में हम पढ़ रहे थे। तो हमने इस संबंध में फ्रांस और बेल्जियम के जो है उपनिवेश देखे अफ्रीका के अंदर। आज हम इस वीडियो में विशेष रूप से जर्मनी के उपनिवेश देखेंगे। जर्मनी, तो जर्मनी का किस किस हिस्से पर जो है यहाँ पर कब्जा था। जर्मनी का एकीकरण आपको पता है कि 1871 में एकीकरण होता है जर्मनी का। तो इसके कुछ समय तक जर्मनी साम्राज्यवादी होड़ में शामिल नहीं हुआ क्योंकि बिस्मार्क जो है साम्राज्यवाद को ठीक नहीं मानता था। बिस्मार्क जो है ठीक नहीं मानता था, इसलिए ये शुरुआती दौर में ही जो है इसमें शामिल नहीं होता है। न ही वह न उलझना चाहता था जो यूरोपीय देश थे उनसे। दूसरा, वह आंतरिक विकास को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता था। आंतरिक विकास जो है वह ज़्यादा जरूरी है। परंतु 1882 के बाद उसकी सोच में बदलाव आया और एक औपनिवेशिक 1882 में एक बदलाव आता है उसकी सोच में और एक औपनिवेशिक परिषद की जो है स्थापना कर दी जाती है, जिसके माध्यम से उपनिवेश स्थापित करना समय की मांग बताते हुए बिस्मार्क इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है। फिर पहले रुके हुए थे, अब तेजी से आगे बढ़ना जरूरी समझा जाता है। तो जर्मन पूर्वी अफ्रीका, जर्मन पूर्वी अफ्रीका 1884 में एक जर्मन ने जांजीबार व उसके आसपास का एक क्षेत्र का पता लगाया, जांजीबार, जिस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। 1890 में ब्रिटेन से कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हुई, ब्रिटेन से अदला बदली होती है और हेलिगोलैंड पर आखिर में जर्मनी का प्रभाव स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा जर्मन पूर्वी अफ्रीका। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आता है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में 1883 में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी प्रभाव में ले लिया इन्होंने और इस आधार पर एंग्रा पैक्वेना के क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका टोगोलैंड व कैमरून। इस क्षेत्र पर भी 1884 में ये अधिकार कर लेते हैं। जर्मन डॉक्टर थे नोक्टिगाल ने इन क्षेत्रों का पता लगाया और पता लगाकर यहाँ पर इन्होंने अधिकार में ले लिया। इसके बाद पुर्तगाल के बारे में पढ़ें तो 19वीं सदी तक ये सैनिक दृष्टि से इतना विकसित नहीं रहा, लेकिन इस लूट खसूट से वह भी अपने आप को नहीं रोक पाया। अगर उपनिवेशों की हम बात करें तो इसने अंगोला जो है प्रारंभिक दिनों में इस क्षेत्र को चुना था। इसने प्रारंभिक दिनों में इस क्षेत्र को चुना। उसने बेल्जियम की राह चलते हुए क्षेत्र कांगो के पास स्थित इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा जो क्षेत्र है वह है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक क्षेत्र को एशिया के साथ व्यापार का केंद्र मानते हुए अधिकार कर लिया। पूर्वी अफ्रीका कहा गया इनके द्वारा। उसके बाद आपका इटली के मुख्य रूप से उपनिवेश आएंगे। तो 1871 में इटली का भी एकीकरण हो जाता है। जर्मनी जैसे विचारों का समर्थन करता है ये भी शुरू में।
परंतु 1881 में ये भी बदल जाता है, बदली परिस्थितियों के अनुसार ये भी बदल जाता है। और पहला जो उपनिवेश है इनका एरिट्रिया भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए इटली 1882 में लाल सागर सहित बिना किसी विरोध के इस क्षेत्र पर अधिकार जमाने में कामयाब हो जाता है। फिर आता है आपका सोमालीलैंड 1885 से 90 के बीच अपने क्षेत्र यानी इटली से भी बड़े उपनिवेश को इसने शामिल कर लिया। फिर आपका आता है एबिसिनिया। अपने शुरुआती सफलता के आधार पर इटली ने 1896 में एबिसिनिया पर आक्रमण पराजित कर दिया। एबिसिनिया से पराजित हुआ। उसके बाद इस तरह इटली को वहां से पीछे हटना पड़ा। तो एबिसिनिया से पराजित हो जाता है इटली। इस तरह इटली को वहां से पीछे हटना पड़ा। फिर है आपका ट्रिपोली। एबिसिनिया की हार से इटली ने सबक लिया कि अन्य देशों से तालमेल भी अफ्रीका में सफलता के लिए आवश्यक है। समझ में आया कि तालमेल आवश्यक है। उसने पहले फ्रांस से बाद में ब्रिटेन से समझौता कर उन्हें उनके क्षेत्रों के बारे में मान्यता दी। 1911 के मोरक्को पर फ्रांस के अधिकार के बाद इटली ने योजना बनाई ट्रिपोली पर अधिकार करने की और 1912 में कब्जा कर लिया जाता है। तो ये हमने इटली के पढ़े उपनिवेश। उसके बाद आप ब्रिटेन के उपनिवेशों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वाधिक सफलता जो है ब्रिटेन को ही मिली थी। फोर्थ सेमेस्टर में आपने देखा था गांधी जी ने जब अफ्रीका में अभियान चलाया था तो अफ्रीका में काफ़ी बड़ा इनका साम्राज्य था। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक उसका साम्राज्य था। समस्त अफ्रीका का 35% हिस्सा इनके पास था। पहला जो है वो है आपका मिस्र बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था। मिस्र अफ्रीका का क्षेत्र अवश्य है, लेकिन वह एशिया व यूरोप के विभिन्न देशों के लिए रुचि का क्षेत्र रहा। रुचि का क्षेत्र ये रहा है हमेशा से। इटली का इस क्षेत्र पर अधिकार करने का अवश्य इरादा रहा, लेकिन वह अधिकतर तुर्की शासकों के प्रभाव में रहा। 19वीं शताब्दी के शुरू में इस पर नेपोलियन का भी कब्जा रहा, लेकिन 1815 में इसे तुर्की शासकों के प्रभुत्व में दे दिया गया। 1815 में तुर्की शासकों के प्रभुत्व में यह आ गया, जबकि नामात्र की स्वतंत्र सत्ता यहीं के शासकों की रही। महमद अली के अतिरिक्त सभी शासक अयोग्य थे। उन्होंने मिस्र को ब्रिटेन व फ्रांस का ऋणी बना दिया। ब्रिटेन व फ्रांस का ऋणी बन गया ये धीरे धीरे शासकों की अयोग्यता के कारण। जिसके दबाव में आकर 1869 में इन शासकों ने स्वेज नहर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलनी पड़ी ये नहर। इसके बाद कहानी बदली तो इन देशों ने कर्जा न लौटाने की स्थिति में मिस्र से भूभाग मांगा, भू क्षेत्र मांग लिया। अभी कर्जा है तो लौटाया नहीं जा रहा, तो भू क्षेत्र ही दे दो, भू क्षेत्र मांगा। मिस्र के लोगों ने विरोध किया, लेकिन साम्राज्यवादी देश अडिग थे। यहाँ के शासक ब्रिटेन व फ्रांस के हाथों कठपुतली थे। अहमद अरबी के नेतृत्व में आखिर में आंदोलन हुआ, लेकिन दबा दिया गया।
ब्रिटेन व फ्रांस ने मोरक्को व मिस्र के आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए समझौता कर लिया। 1904 में ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है इसके ऊपर। ब्रिटेन के लिए मिस्र मिलना एक कूटनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। यह इतनी आसान भी नहीं थी कि इसके लिए उसे अपने बहुत से संसाधनों और उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करना पड़ा था। काफ़ी मेहनत इसको करनी पड़ी। दूसरा है आपका फिर सूडान। यह भी मिस्र का समीपवर्ती क्षेत्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से मिस्र का हिस्सा माना जाता है क्योंकि इस पर मिस्र का ही कब्जा था। जिस समय फ्रांस और ब्रिटेन मिस्र पर कब्जा करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्रवाई कर रहे थे, उस समय 1881 में मोहम्मद अहमद नाम का एक व्यक्ति सूडान को मिस्र से अलग से एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर रहा था। उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, परंतु ब्रिटेन व फ्रांस ने सैनिक कार्रवाई करके 1899 में अधिकार कर लिया और यह भी फिर उपनिवेश बन जाता है इस तरह से। तीसरा आपका आता है केप कॉलोनी और नाटाल। ये गांधी जी का क्षेत्र भी का, गांधी जी वहाँ पर थे उस समय, आपको ध्यान होगा। अब फिर कैप कॉलोनी ही सर्वप्रथम यूरोपियों के संपर्क में आई थी। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पहले इसकी जानकारी यूरोपियों को थी। बाद में इस पर हॉलैंड का अधिकार हो गया था। 1814-15 में नेपोलियन के पतन के बाद राजनीतिक प्रवेश जैसा कि यूरोप का बना, उसमें हॉलैंड से ब्रिटेन ने इसे खरीद लिया। हॉलैंड से खरीदा था ब्रिटेन ने। तो किसी भी यूरोपीय देश का पहला उपनिवेश इस तरह से बनता है। इस क्षेत्र पर अधिकार करके बाद में 1824 से 28 के बीच में नेटाल पर भी कब्जा जो है अंग्रेज या ब्रिटेन के लोग कर लेते हैं। इसके बाद फिर आता है आपका ट्रांसवाल। ट्रांसवाल क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, ब्रिटेन ने अफ्रीका के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, परंतु उसे सबसे अधिक समस्या जो है ट्रांसवाल के संदर्भ में हुई। समस्या ज़्यादा हुई, लंबा युद्ध यहाँ पर उसको झेलना पड़ा। डचों का शासन था यहाँ पर। लेकिन डच मात्र व्यापार या शासन नहीं करते थे, बल्कि वे निवासी बन गए थे यहाँ के। उन्हें बोअर के नाम से जाना जाता था। 1877 में अंग्रेजों ने ट्रांसवाल क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आवश्यक बताते हुए उपनिवेश घोषित कर दिया। बोरों ने पाल कुर्ग के नेतृत्व में विद्रोह किया, आंदोलन किया, विरोध किया। प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन ने आखिर में बातचीत का रास्ता अपनाया। बोरों से बातचीत चलती है लेकिन सफलता नहीं मिली। 1881 में बोरों ने अंग्रेजों को लड़ाई में हरा दिया और कुकर को ट्रांसवाल का राष्ट्रपति बना दिया। 1881 में हरा दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बोरों से सम्मानजनक समझौता करना चाहा। आखिर में उनके शासन को मान्यता दे दी गई। बाद में उनको पता चलता है कि यहाँ पर अंग्रेजों को सोने व हीरे की खाने हैं यहाँ पर, तो मन बदल जाता है अंग्रेजों का। हड़पना जरूरी समझा उन्होंने। फिर कार्रवाई शुरू होती है और उस कार्रवाई में विरोध आंदोलन जो है चलते हैं। फिर युद्ध होता है 1894 में। फिर जो है अंग्रेज हार जाते हैं, फिर अंग्रेज हरा दिए जाते हैं। अब जर्मनी ने बोरों का प्रत्यक्ष समर्थन भी दिया। 1899 में अंग्रेजों ने पूरी शक्ति से आक्रमण बोला
और बोरों ने 1902 तक मुकाबला किया। बोरों की गतिविधियों को फ्रांस, हॉलैंड, रूस और जर्मनी ने उचित बताया, परंतु सहयोग नहीं दिया। बोरों की हार के बाद भी ट्रांसवाल पर अंग्रेजी उपनिवेश का कब्जा वेरीनिंगिंग की संधि के तहत हुआ। 1902 में जो है कब्जा होता है। फिर तो ये हमने पढ़ा ट्रांसवाल के बारे में, जो लंबा संघर्ष चला जहाँ पर। फिर आपका आता है रोडेशिया। रोडेशिया, रोडस नामक एक अंग्रेज ने ट्रांसवाल के ऊपर के क्षेत्र को खोजा था। रोडस ने क्षेत्र को खोजा था जो कि ट्रांसवाल के ऊपर था। वह पूर्वी अफ्रीका पर भी कब्जा करना चाहता था, परंतु यूरोप के अन्य देशों के विरोध के चलते ट्रांसवाल व बेचुनालैंड पर भी ही कब्जा कर पाया। यही स्थल फिर रोडेशिया के नाम से विख्यात होता है। फिर है आपका पूर्वी अफ्रीका। औपनिवेशिक कार्रवाई के चलते पूर्वी अफ्रीका के केनिया, युगांडा, सोमालीलैंड का कुछ क्षेत्र भी इनको प्राप्त होता है। यूरोप के अन्य देशों ने इन क्षेत्रों में मान्यता दे दी थी। जांजीबार का क्षेत्र 1890 में से जर्मनी से एक समझौते में मिलता है। फिर आपका पश्चिमी अफ्रीका। साम्राज्यवादी भूख बहुत ही बढ़ी हुई थी सभी की, ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा थी। उस भूख के चलते उसने पश्चिम अफ्रीका के नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट, सायरा लियोन, गैम्बिया के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि इसके लिए उसे फ्रांस से समझौते करने पड़े। उन क्षेत्रों पर अधिकार हेतु ये सभी क्षेत्र बाद में अपने आर्थिक संपदा के लिए विख्यात हुए। तो ये सारी हमने पढ़ी कि कैसे कैसे अफ्रीका को बांटा गया। तो 1875 से 1914 के बीच पूरे अफ्रीका को इस तरह से बांट लिया गया था, ये हमने पढ़ा। स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, तो यूरोपीय वासियों ने एक दूसरे की सहायता की और इनके विरोध को दबाए रखा और अपना जो है खुलकर जो है इन्होंने शोषण किया, और जिससे अफ्रीका की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। अगली वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे एशिया में साम्राज्यवाद का विस्तार।